Hello everyone, good evening, and today we are here in EduSwitch, that is your own channel, to start a new chapter that is of History Class 9, Nazism and the Rise of Hitler. So why I'm excited about this chapter always whenever I used to teach either in the class or here in the online classes, the thing is that the storyline, the way it flows out and the curiosity of having World War First, it's not very good thing that we are having World War First and World War Two, but the thing is that all the history that has, अब हम उसको बदल नहीं सकते, जो होना था वो हो चुका है. But the thing is that when we read out those things, when we read out certain points, हम उसमें एक ऐसी मूवी हमारे दिमाग में चल रही होती है जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, everything is over there. So somehow it became very interesting for everyone, especially for me. And I think, and I wish that I can make it more interesting for you so that you can just understood whatever it is written in that story. And this chapter is like one of my very favorite chapter from the 9th standard. So let's begin. और कहानी स्टार्ट होती है, कहानी को स्टार्ट करते हैं. एनसीईआरटी में कहानी स्टार्ट होती है हेलमट नाम के एक लड़के के साथ में. अब हेलमट कौन है, और ये जो हम लोग पूरे नाजिज्म की और राइज ऑफ हिटलर की जब बात करते हैं तो ये कहानी यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रही है. तो एनसीईआरटी ने बहुत ही एक ड्रामेटिक ढंग से इस कहानी की शुरुआत करी है जब हम हेलमट की कहानी से स्टार्ट करते हैं. हेलमट एक लड़का है 10-12 साल का, और वो क्या कर रहा है एक्चुअली. द हेलमट इज अ चाइल्ड, और उसके जो फादर हैं वो आर्मी में काम करते हैं, आर्मी में है, and they are living over there in the Germany. और उन लोग आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कि हेलमट के फादर और उसकी मदर आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, और ये डिस्कशन जो है ये हेलमट सुनता है. और हेलमट सुनता है तो उसको बहुत फियर होता है. क्या होता है, वो सुनता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि कब हमारा लास्ट डे होगा, कब हमारी डेथ हो जाएगी, कौन हमें मार देगा, कुछ ऐसा वो सुनता है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है. और होता क्या है, नेक्स्ट डे वो लोग पिकनिक पे जाते हैं, पिकनिक अपनी सेलिब्रेट करते हैं सब लोग आपस में. पहली एक कहते हैं कि लास्ट टाइम हम साथ में बाहर जा रहे हैं, लास्ट टाइम बाहर जाते हैं और वहाँ पे एंजॉय करते हैं अपना डे. और जब वो वापस आते हैं उसके बाद क्या होता है, उसके जो फादर होते हैं वो अपने आप को गोली मार देते हैं. और बहुत टाइम तक उसको ऐसा लगता रहा, आगे की जो कहानी थी बहुत टाइम तक उसको ये लगता रहा, ये फील होता रहा उसको कि उसकी मदर उसको खाने में जहर दे देगी या किसी भी दिन उनका आखिरी दिन हो सकता है. इस फियर के साथ उसका पूरा बचपन बीत रहा है. अब ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन बहुत सारे सवाल उठते हैं. जैसे हम लोग कहते हैं पहले एपिसोड में आता था कि पहले एक एपिसोड आया उसके बाद बोले क्या ऐसा हो पाएगा, और आप साइड से आप देखते हैं उसमें स्लाइड्स हो रही हैं. तो कुछ ऐसी कहानी यहाँ पर भी बन करके तैयार होती कि आखिर हेलमट के फादर मदर इतनी गंभीर आवाजों में ऐसी बातें क्यों कर रहे थे, क्यों उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया, क्यों वो हमेशा इस फियर के साथ जीता रहा कि उसकी माँ किसी भी दिन उसके खाने में उसको जहर दे सकती है. तो इस तरीके की कहानी एक बैकग्राउंड स्टोरी के साथ स्टार्ट होती है. और अब हम चलते हैं सीधे फ्लैशबैक में. फ्लैशबैक में कहां चलते हैं, सबसे पहले जर्मनी की पोजीशन समझ लेते हैं कि जर्मनी की पोजीशन क्या है. एक यूरोपियन देश है, उस यूरोपियन देश में हमने देखा कि जर्मनी की एक तरफ है पोलैंड, एक तरफ है फ्रांस एंड बेल्जियम, और उसके बाद यहां पर पड़ता है यूनाइटेड किंगडम्स, नीचे पड़ता है स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया. एक चीज आपको बता दें, क्योंकि आगे चलकर हम लोग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड इज अ कंट्री जिसने कभी भी किसी भी वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया है. और ये भी जैसे यूनाइटेड किंगडम है हम लोग देखते हैं, तो वो क्या है, कुछ स्टेट्स आपस में मिल करके उन्होंने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, सेम एज इट इज जैसे यूएसए ने बनाया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं. कुछ फ्री नेशंस हैं, उन्होंने आपस में मिल करके ये कोलैबोरेट किया कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है साथ में बनाएंगे, लेकिन वो सब इंडिपेंडेंट स्टेट्स रहेंगे. इसी तरीके से स्विट्जरलैंड में भी ऐसा होता है, ये आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे क्यों होता है ऐसा. फाइन, तो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं जर्मनी की. तो जर्मनी के हमने लोकेशन देखी. अगर आप लोगों को क्लियर हो तो आप लोग देखोगे, जब मैप में आप देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि क्या है कि जर्मनी की लोकेशन किस तरीके की. एक देश है जो बहुत बड़ा नहीं लग रहा है, अगर आप उसको एरिया वाइज देखेंगे तो जर्मनी इज नॉट मच बिगर देन द फ्रांस. और आप देखोगे उसके बगल में पोलैंड है और ऑस्ट्रिया है. लेकिन जब हम बात करते हैं 20th सेंचुरी की, 20वीं शताब्दी की जब हम बात करते हैं,
उस सेंचुरी में जर्मनी एक बहुत ही पावरफुल नेशन के रूप में एस्टैब्लिश था, एक पावरफुल नेशन के रूप में एस्टैब्लिश था। दूसरी चीज, वहां पर भी किंगडम सिस्टम था। अब आप किंगडम सिस्टम का मतलब यहाँ की वहां पे भी किंगशिप चलती थी, किंग्स जो थे वो रूल करते थे वहां पे। नाउ देयर वर आल्सो द डायनेस्टीज जो कि वहां रूल कर रही थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। और तब जर्मनी को लगा कि लेट्स स्टार्ट द वर्ल्ड वॉर। और वर्ल्ड वॉर किया क्यों गया था? सिंपल सी बात, किंगशिप है, दैट मीन्स कि वहां पे ना तो फेडरलिज्म है और ना ही वहां पे डेमोक्रेसी है। अब आपको दो चीजें और बतानी, यहाँ पे वर्ड्स आ गया तो वो भी हम बता देते हैं कि डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म दो चीजें क्या होती हैं, दे बोथ गो पैरेलल मोस्ट ऑफ द टाइम इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। व्हाट यू से दैट द डेमोक्रेसी इज लाइक वेयर द लीडर हैज बीन चूजन बाय द पीपल ऑफ द कंट्री बाय इलेक्शन प्रोसेस। एक फेयर इलेक्शन प्रोसेस होता है, उसके थ्रू लीडर चूज किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। और दूसरी तरफ आपको कहते हैं फेडरल कंट्री। फेडरल कंट्री वो कंट्री होती है जिसमें दो लेयर की बेसिकली जो है गवर्नमेंट होती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हमने पढ़ी अपनी इंडिया में, सेंट्रल और स्टेट में बटा हुआ है, तो ये 2 टियर सिस्टम हो गया। अब हमारे पास लोकल गवर्नमेंट भी है, तो यहां पर क्या है कि 3 टियर सिस्टम हो गया। तो बेसिकली अगर 3 टियर नहीं भी, अगर 2 टियर सिस्टम भी है कहीं पर, तो उसको हम लोग फेडरल कंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या था कि ये फेडरल कंट्री नहीं है जर्मनी। जर्मनी जो है इसमें अभी क्या है, वहां पर किंग है, किंग वहां पर रूल करता है। अब उसने क्या किया, उसने वर्ल्ड वॉर 1, अब देखिएगा जर्मनी ने ही वर्ल्ड वॉर 1 भी स्टार्ट किया था, और आगे चल के हमें इसके बारे में और भी कुछ पता चलेगा। तो यहाँ पे जर्मनी में 1914 से जर्मनी ने क्या किया, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर दिया, और वो 1918 तक चला। इतना एक्सटेंड करा, एंड whoever was watching, और सबको पता था कि वर्ल्ड वॉर बहुत बड़े पैमाने पे युद्ध चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पर युद्ध हो रहा है, लेकिन they were not sure कि ये युद्ध इतना लंबा चलने वाला है। बट द किंग एंड whatever the आप कह सकते हैं जिन पावर्स के बीच में युद्ध चल रहा था वो कौन सी थी? सबसे पहले हम लोग सेंट्रल पावर और एलीट पावर की बात करते हैं। सेंट्रल पावर की अगर हम लोग बात करें तो वहां थी फ्रांस, इंग्लैंड एंड रशिया। तो रशिया यहां पर है, रशिया यहाँ पे फ्रांस है, और इंग्लैंड इधर। तो ये तीनों कंट्रीज जो थी, ये क्या थी, ये सब एक तरफ थी, इन्होंने अपनी एक पावर बनाई हुई थी, दैट इज द सेंट्रल पावर। और दूसरी तरफ थी वो क्या थी, एलीट पावर, दैट इज फ्रांस, इंग्लैंड एंड रशिया। ये फ्रांस, इंग्लैंड एंड रशिया ने बनाई थी, और दूसरी सेंट्रल पावर बनी थी जर्मन एंड ऑस्ट्रिया। सॉरी, आई हैव जस्ट मिस्टेकन। सो सेंट्रल पावर जो थी वो थी आपकी जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। जो हमने यहाँ पे बात की, तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया इन दोनों ने आपस में मिलकर के क्या बना ली थी, सेंट्रल पावर बना ली थी। और एलीट पावर जो थी फ्रांस, इंग्लैंड एंड रशिया ने मिलकर के बनाई थी। अब इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रहा है। अब ध्यान देना इस चीज पे, फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया, क्योंकि इनके पोजीशन अलग अलग है। देखो फ्रांस यहाँ पर है, रशिया यहाँ पर है, और इंग्लैंड यहाँ पर है। तो फ्रांस और इंग्लैंड कहीं ना कहीं एक साथ थे, लेकिन रशिया तब भी दूर था। Although Russia is having good amount of power, but still उनके वो लोग अलग अलग थे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो सेनाएं थी, जब भी वो दो तरफ से युद्ध करते थे तो सेनाएं बटी हुई थी। Whereas जर्मनी और ऑस्ट्रियन किंगडम जो थे वो बहुत बड़े किंगडम थे। ऑस्ट्रियन किंगडम काफी बड़ा किंगडम था, उन्होंने और जर्मनी ने मिल करके, और वो जर्मनी ऑलरेडी बहुत पावरफुल कंट्री थी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। सो नाउ दे बोथ वर फाइटिंग फ्रॉम वन साइड, दैट इज फ्रॉम द साइड ऑफ द सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर की तरफ से वो लड़ रहे थे, एंड फ्रांस और बेल्जियम को कैप्चर कर लिया था काफी हद तक, किसने, जर्मनी ने। तो जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम को काफी हद तक कैप्चर कर लिया। दैट मींस समझ में आ रहा है कि इनका पल्ला क्या था, भारी हो रखा था। जब इनका पल्ला भारी था, दैट मींस कि ये क्या हो रहे थे, हार रहे थे। तो अब आप सिचुएशन समझिएगा कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के बाद जो वर्ल्ड वॉर की जो कंट्रीज जो आपस में लड़ रही थी वो दो हिस्सों में बट गई। एक बन गई सेंट्रल पावर, एक बन गई एलीट पावर। सेंट्रल पावर जो थी वो बनी कौन सी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया की, और एलीट पावर बनी आपकी फ्रांस, इंग्लैंड एंड रशिया की। तो दोनों अलग अलग पावर बनी, एंड दे वर फाइटिंग विद ईच अदर। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, अब ये दोनों आपस में लड़ रही हैं, और हम देख क्या रहे हैं कि जर्मनी और ऑस्ट्रियन किंगडम जो है वो इनके ऊपर भारी पड़ रहा है, लगातार उनको लड़ाई में हरा रहा है। और तभी 1917 में, डेट याद रखिएगा, 1917 में हीरो की तरह एंट्री लेता है यूएसए।
और यूएसए किसकी तरफ से एंट्री लेता है? यूएसए एंट्री लेता है एलीट पावर्स की तरफ से, और जैसे एलीट पावर की तरफ से एंट्री लेता है वैसे ही पूरी की पूरी कहानी, पूरा का पूरा जो बैकड्रॉप था वो चेंज हो जाता है, और अब जो जीत होने वाली होती है, वो जो जीत रही होती है वो कौन सी होती है? वो एलीट पावर यहां पर जो है वो जीतने लगता है, एलीट पावर यहां पर जीत जाता है। और पूरे के पूरे वर्ल्ड वॉर में जहां एक तरफा हो रहा था, वही क्या हुआ, अब ये मैच पूरी की पूरी तरीके से एलीट पावर के पक्ष में चला जाता है, एलीट पावर जीत जाते हैं, सेंट्रल पावर्स हार जाते हैं, और उसके बाद सिचुएशन को पूरी तरीके से बनाने की कोशिश की जाती है कि अब क्या होगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में जर्मनी का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था वो चरमरा गया। कैसे? What was the reason behind that? यहां से एक क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को फोकस कर लीजिए। क्वेश्चन इज इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन ऑन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ जर्मनी। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, कई तरीके से भी पूछा जाता है कि वर्ल्ड वॉर का जर्मनी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, या ये कह सकते हैं कि जर्मनी जो था वो बहुत ही पावरफुल किंगडम था, बट स्टिल इट वाज मोस्ट इफेक्टेड बाय द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो कई तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो उद्देश्य है वो यहाँ पर सिंपल सा है कि उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कंट्री थी, इसलिए हम ऑस्ट्रिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जर्मनी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या था, जर्मनी में हो क्या रहा है कि अब उनके ऊपर पूरा का पूरा प्रेशर आ गया कि आखिर जर्मनी की पॉलिटिकल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो था वो चरमरा कैसे गया, कैसे वो टूट गया। अब ये जो टूटा, ये स्ट्रक्चर किस वजह से टूटा? क्यों? क्योंकि जैसे ही जर्मनी हारी, यहाँ के किंग को एब्डिकेट कर दिया गया। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एब्डिकेटेड वर्ड का मतलब होता है कि उन्हें अपना थ्रोन जो है वो छोड़ना पड़ा, यानी अब वहां पे कोई भी राजा नहीं था। अब आप समझ सकते हैं कि कोई राजा ना हो जिस देश में, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, पुराने टाइम पे अगर किसी देश में कोई राजा ना हो तो क्या होगा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अब जाहिर सी बात है उसके ऊपर दूसरे देश अपना प्रेशर बनाना क्रिएट कर देंगे। तो यहां पर भी वही हुआ। नेशनल असेंबली क्रिएटेड फेडरल स्ट्रक्चर एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी। तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर जो असेंबली, नेशनल असेंबली बनाएंगे जो जर्मनी में बना, हम जर्मनी की बात कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीजें, ठीक है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है जिसमें आपको देशों के नाम पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कौन कौन से देश शामिल थे और उन लोगों ने कौन कौन से ग्रुप फॉर्म कर लिए थे। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने दो ग्रुप पढ़े, दैट इज द सेंट्रल पावर एंड एलीट पावर, इनके बारे में हमने पढ़ा, और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको पूछा था, मोस्ट प्रोबेबली वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में दे कैन आस्क यू दीज क्वेश्चंस। Come back to other question, that is impact of World War First on the political structure of Germany। तो political structure सबसे पहले तो abdication of king, हम सीधे सीधे लिख देते हैं abdication of king, वहां पे कोई राजा नहीं था, यानी कि अब उसके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा था। दूसरा नेशनल असेंबली, यहाँ पे लिख रहा हूँ नेशनल असेंबली ने, ये नॉट एप्लीकेबल नहीं है, नेशनल असेंबली है, ठीक है, इसको लिख लेता हूँ। नेशनल असेंबली जो फॉर्म हुई, उस नेशनल असेंबली में उन्होंने दो चीजें बनाई जो मैंने पहले आपको अभी डिस्क्राइब किया हुआ है। क्या था? एक तो फेडरल सिस्टम बनाया और दूसरा डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाया। अब आपको होगी ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहीं से समझ लो कैसे, क्योंकि आगे चल के फिर इंडिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो यहीं से समझ लो कि कहां आ रहा है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे। अभी तो इंडिया की बात ही नहीं, इंडिया का उस टाइम पे क्या चल रहा था, है ना। उस टाइम पे इंडिया में क्या चल रहा था आपको पता है? उस टाइम पे इंडिया में चल रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी। तो सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ही टाइम चल रहा था। तो समहाउ यहां पर आप समझ लीजिए उस टाइम पे इंडिया ने अपना स्ट्रगल, एक्चुअल स्ट्रगल स्टार्ट किया था अपनी इंडिपेंडेंस को पाने के लिए। और यहां क्या हो रहा था? जर्मनी में उस टाइम पर फेडरल एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया जाने लगा था, वो बनाया जाने लगा था, यानी कि वहां की जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसको स्टेबल करने की कोशिश जारी हो गई, चालू हो गई थी। अब क्या होता है वहां पे? पीपल ऑफ द जर्मनी इलेक्टेड डेप्यूटीज फॉर जर्मन पार्लियामेंट, जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू उन्होंने चूज किया। क्या चूज किया? पीपल, वहां के जो लोग थे उन लोगों ने अपने डेप्यूटीज इलेक्ट किए थे। जर्मन पार्लियामेंट बनी। अब हम बात कर रहे हैं जर्मन पार्लियामेंट, ध्यान रखिएगा जर्मन पार्लियामेंट के लिए एक और नाम दिया हुआ है, अगर कोई बता सकता है तो जल्दी से बता दीजिए जर्मन पार्लियामेंट को क्या नाम दिया हुआ है।
यस, रीक्सटैग। जर्मन पार्लियामेंट को वहां पे नाम क्या दिया गया है? रीक्सटैग नाम दिया गया है। ये जर्मन पार्लियामेंट का ही नाम है। डेप्यूटीज मेंबर्स थे वो पार्लियामेंट के। जर्मनी ऑल्सो नोन एज वियमार रिपब्लिक, और जर्मनी में इसको वियमार रिपब्लिक भी बोलते हैं। अच्छा, वियमार रिपब्लिक एक बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है। अब है क्या ये वियमार रिपब्लिक? ठीक, आप देखो क्या हुआ, कंडीशन कैसे चेंज हो रही है, कैसे सिनेरियो बदल रहा है, और कैसे हम लोग अभी हिटलर के पास पहुंचेंगे। लेकिन उसके पहले का पूरा बैकड्रॉप हम लोग समझ लें। यहां पर क्या हुआ कि जर्मनी जो था उसको वेमर रिपब्लिक के नाम से वहां पे भी जान रहा है कि हम लोग वहां पे वेमर रिपब्लिक का गठन हो चुका है। वहां पे फेडरल और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। वहां पे जर्मन पार्लियामेंट रीक्सटैग का गठन हो चुका है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? आफ्टर द वर्ल्ड वॉर ऑन 28 जून 1990 एक ट्रीटी साइन होती है। ध्यान रखिएगा, एक ट्रीटी साइन होती है। ट्रीटी का मतलब होता है एक तरीके का समझौता, है ना? हम हिंदी में लिख लेते हैं समझौता, ठीक है। अब ये समझौते का मतलब क्या होता है? समझौते का मतलब होता है भाई, आप अब दो लोग हो, यहाँ पे कोई भी दो लोग आपके क्लासमेट हो, आप दोनों लोगों की लड़ाई हो जाती है आपस में, बड़ी भयंकर लड़ाई हो जाती है आपस में, ठीक है। अब वो लड़ाई किसी तरीके से शांत कराई जाती है, और वो लड़ाई शांत कराने के बाद भाई अब दोनों को तो सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि जो एक बच्चा होता है उसकी मम्मी निकल आती है टीचर। तब क्या होगा कि भाई वो टीचर अपने बच्चे के पक्ष में बोल रहा है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ क्या कि दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, एक समझौता साइन कर लिया। अच्छा, तुमने उसकी ये चीजें ली, तुमने उसकी वो ली, तो इसको वो करो। लेकिन अब क्योंकि उसके पास क्या है, उस बच्चे की मम्मी तो टीचर है, तो उन्होंने वहां पे पार्शियलिटी कर दी, ठीक है। डोंट टेक इट ऑन योरसेल्फ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट कांसेप्ट आई वांट टू गिव इट टू यू। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वो दोनों बच्चों की लड़ाई हुई। एक बच्चे के मदर जो है वो टीचर है वहां पे, वो उनके पास शिकायत लेकर के गए, तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं उसकी तरफ बायस्ड हो जाएंगे, या हम कह रहे हैं कि इस केस में वो उनकी तरफ बायस्ड हो गई। तो वो क्या करेंगे, वो पूरी तरीके से कोशिश करेंगी कि वो जो दूसरा बच्चा है वो पूरी की पूरी पेनाल्टी भर दे इस बच्चे की भी, ताकि वो बच्चा सेफ हो जाए। तो यहां पर भी एक पीस ट्रीटी के नाम पर एक ट्रीटी साइन हुई जो एलीज ने जर्मनी के ऊपर थोप दी। और वो क्या थी? सो व्हाई ट्रीटी ऑफ वर्साइली वाज अगेंस्ट हार्श टू जर्मनी। अब बहुत हार्श भी थी वो ट्रीटी। क्या ट्रीटी थी? उस ट्रीटी के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे हम लोग वो पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सालिस। वर्सालिस एक जगह का नाम है, वर्साली एक जगह का नाम है। उस वर्सालिस जगह पर ये ट्रीटी साइन हुई थी, इसीलिए इस ट्रीटी का नाम क्या लिखा गया है? वर्सालिस ट्रीटी, ठीक है। वर्सालिस, ट्रीटी ऑफ वर्सालिस हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में क्या साइन हुआ? पहला पॉइंट याद कर लीजिएगा, पहला पॉइंट जो था वो उस ट्रीटी के दौरान साइन किया गया कि 30% टेरिटरी ऑफ जर्मनी, 75% 30 लिखते जाएं, 35% टेरिटरी, यानी जर्मनी की 13% जो टेरिटरी थी वो प्लस 75% आयरन, ध्यान रखिएगा 75% आयरन, देन 26% कोल, 26% कोल। उसके बाद टेकन बाय द फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। किसने ले लिया? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया, इन चार ने ले लिया था। कौन कौन सी कंट्रीज है? ध्यान रखिएगा, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया, ठीक। ये कंट्रीज ने क्या कर लिया? इतनी चीजें ले ली। क्या? इतनी परसेंट टेरिटरीज, 13% टेरिटरीज, 75% उन्होंने उनका क्या ले लिया? आयरन उनका ले लिया, यहां से आयरन उनका रिसोर्सेज, और 26% उनका कोल, ये किसने ले लिया? अब देखो ये पहला क्लॉ है, ध्यान रखना। हम क्या बात कर रहे थे? एलीट पावर और सेंट्रल पावर के बीच में लड़ाई, जिसमें एलीट पावर जीत जाता है। एलीट पावर में फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया और यूएसए शामिल है, और उसका क्या होता है? यूएसए तो अपना लड़ाई जीत निकल लेता है, लेकिन फ्रांस यहाँ पे इनको लीड करता है, और फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया मिल करके एक ट्रीटी साइन करवाते हैं, जिससे जर्मनी को साइन करना पड़ता है। और उस ट्रीटी के अंदर जो पहला क्लॉज, जो पहली चीज जो उन्हें वो लोग मांगते हैं, वो क्या थी? वो थी 13% टेरिटरी, यानी जर्मनी का एरिया वो आ जाएगा किनके पास? फ्रांस के पास। 75% आयरन वो लोग किसके ले लेंगे?
वापस इनसे ले लेंगे, 26% कोल भी इनसे वापस ले लेंगे, मतलब उनका था, जर्मन्स का था और वो उनसे ले लिया गया। तो एक तरीके की पेनाल्टी थी, युद्ध के ऊपर जितने भी खर्चे हुए थे वो सब कुछ वो किससे निकालना चाहते थे, जर्मनी से निकालना चाहते थे, और उसके ऊपर भी अगर वो उनसे कुछ निकलवा पाए तो वो भी उनसे निकलवा लेना चाहते थे। ये पहली ट्रीटी थी। दूसरी, एलीड पावर डीमिलिटराइज्ड जर्मनी एंड पावर ऑफ जर्मनी इज रिड्यूस्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, डीमिलिटराइज्ड, डीमिलिटराइज्ड, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जर्मनी की मिलिट्री भी उन्होंने ले ली। सोचो, मिलिट्री भी ले ली, यानी कि एक ही है कि भाई हो सकता है अभी इनके अंदर दोबारा शैतानी जागे और ये दोबारा लड़ाई करें। भाई जाहिर सी बात है, पहले यही होता था, एक देश जो होता था अगर वो हार जाता था वो फिर अपनी पूरी की पूरी सेना को गठित करता था, दोबारा से जाकर के अटैक करता था और दोबारा से जीतने की कोशिश करता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने उनको डीमिलिटराइज्ड कर दिया, यानी जर्मनी दोबारा अपनी सेना का गठन ना कर पाए ताकि वो दोबारा युद्ध कर पाए। जो अगला पॉइंट आता है, एलीड आर्मी ऑक्युपाइड रिसोर्सेज रिच राइनलैंड। जो तीसरा पॉइंट आता है वो है राइनलैंड का। राइनलैंड क्या है, राइनलैंड एक जगह है जो रिसोर्सेज से भरी हुई है, यानी आपको वहां पे फॉरेस्ट रिसोर्स भी देखने को मिल जाएगा, वाटर भी है एंड अदर रिसोर्सेज, दीज ऑल आर द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन द राइनलैंड एंड दिस राइनलैंड has also been occupied by the Allied power। जो एलीड पावर थी उन लोगों ने ये राइनलैंड भी क्या कर लिया, जर्मनी से ले लिया। आफ्टर दैट जर्मनी पेड 6 बिलियन यूरोज, ध्यान रखिएगा 6 बिलियन यूरोज। अब इतना लेने के बाद भी पैसे के मामले में उन्हें 6 बिलियन यूरोज जो थे वो उनको चुकाने पड़े। ये 6 बिलियन यूरोज उन्हें वहां से चुकाने पड़े। ध्यान रखिए, इतना कुछ लेने के बाद उन्होंने उनसे पैसे भी लिए एंड दैट वाज 6 बिलियन यूरोज एज कंपनसेशन टू एलीड कंट्रीज फॉर वॉर डैमेजेस। और उन्होंने ये कॉम्पनसेशन लिया कि वो वॉर डैमेज का जितना खर्चा है वो दे, इतना सब कुछ लेने के बाद। और तो और उन्होंने वेयमार रिपब्लिक जो थी उसने इन सब के ऊपर साइन भी कर दिया, और उसने पता नहीं किस वजह से उसने साइन कर दिया, बिकॉज अभी तक आप सोचोगे कि बहुत अच्छा चल रहा है भाई, जर्मनी हारी कोई बात नहीं, किंग हटा, फेडरल सिस्टम आया, डेमोक्रेसी आई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक्चुअली ये जो कंडीशन थी ये अच्छी थी जो वेयमार रिपब्लिक लेके आई, लेकिन वेयमार रिपब्लिक ने ट्रीटी ऑफ वर्सालिस साइन किया और वो ट्रीटी ऑफ वर्सालिस में ये सब कुछ था। तो ये जो ट्रीटी थी ये बहुत ही हार्श ट्रीटी थी, ठीक है। हार्श ट्रीटी का मतलब ये ट्रीटीज जो थी वो बहुत ही हार्श का मतलब होता है कि बड़ी स्ट्रिक्टली, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया, एक बच्चा है दूसरे बच्चे से लड़ गया, उसने जाके शिकायत करी, जिनसे शिकायत करी वो एक बच्चे की मम्मी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस दूसरे बच्चे को पीटा भी, उसकी चीजें भी ले ली, है ना, और उसको स्कूल से भी निकलवा दिया या स्कूल से रेस्ट्रिकेट करा दिया। तो क्या वो बहुत ही हार्श ट्रीटीज, बड़ी हार्श उसके ऊपर वो किया ताकि वो सेफ हो जाए। तो यहां पर भी कंट्री ने क्या किया, एलीट पावर्स ने अपने आप को सेव करने के लिए क्या किया, उन्होंने जर्मनी के ऊपर सब कुछ थोप दिया। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, व्हाई वेयमार रिपब्लिक signed why did treaty of versailles was against the Germany। ट्रीटी ऑफ वर्सालिस जो थी वो क्यों थी अगेंस्ट द जर्मनी, क्लियर। इसके अलावा व्हाई वेयमार रिपब्लिक वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। अब ये देखो, सेम क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछा गया, दैट व्हाई वेयमार रिपब्लिक वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। क्या रीजन था, सबसे पहले 13% टेरिटरी ले ली, 75% आयरन ले लिया, 26% कोल ले लिया। किसने ले लिया, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया ने। दूसरा, उन्होंने उसको डीमिलिटराइज कर दिया, अपनी मिलिट्री का गठन नहीं कर सकते। तीसरा, राइनलैंड ले लिया जहां बहुत सारा रिसोर्सेस था जिससे कहीं ना कहीं वो अपने आप को दोबारा ठीक कर पाते। और लास्ट क्या था, वो था आपका 6 बिलियन यूरोस का फाइन भी उन्हें वहां भरना पड़ा ताकि वो वॉर डैमेजेस को फिल कर सके। तो ये कहानी किसकी थी, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, जर्मनी जो बहुत पावरफुल थी जस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब क्या हुआ, वो बिल्कुल सड़क पे आ गई, बिल्कुल फ्लैट हो गई। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो हम लोग यहाँ पे नाम आता है, एक और चीज आती है, क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग लिखते हैं दैट कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स।
नवंबर क्रिमिनल्स, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नवंबर क्रिमिनल्स पूछा जाता है, हु आर नवंबर क्रिमिनल्स? This name was given to those German leaders who signed the Treaty of Versailles, और Treaty of Versailles साइन कब की गई थी? 1918 में, डेट याद रखिएगा। 1917 में यूएसए ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एंट्री लिया, उसने क्या किया, सीधे सीधे जाकर के सेंट्रल पावर्स को हरा दिया, सेंट्रल पावर्स ने हार गई, सेंट्रल पावर्स हारने के बाद 1918 में क्या हुआ, रिक्सटैग बना, जर्मन पार्लियामेंट बनी, जर्मन पार्लियामेंट में जो है वीएमआर रिपब्लिक बना, वीएमआर रिपब्लिक ने ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस 1918 में साइन करी, जिसमें ये क्लॉज थे, और इसने इनके ऊपर साइन कर दिया, यानी ये सब कुछ उठा के दे भी दिया। और देने के बाद जो लोग थे वो बड़े आक्रोशित थे, लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे, और इस गुस्से में होने की वजह से उन्होंने जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस को साइन करने वाले जो लीडर्स थे उनको नाम दिया क्या, नवंबर क्रिमिनल्स का। आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से लिख सकते हैं, दैट इज हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब अगर शॉर्ट नोट में आता है तो हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जब बात आती है 1923 की हाइपर इन्फ्लेशन की, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। आई होप यहां तक आप लोग को चीजें क्लियर हो गई होंगी एंड यू मस्ट बी एंजॉयिंग द स्टोरी। if there is any question then you can also ask in between, and for the complete chapter you should have to keep on tuning to this channel, that is EduSwitch, और लास्ट तक जरूर देखिएगा, अभी और मजा आएगी, क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ने वाले हिटलर की कहानी के ऊपर। उसकी कहानी हम लोग बचपन से स्टार्ट करेंगे, बड़ी ड्रामेटिक सी कहानी है, और किस तरीके से एक छोटे से इंसान ने जाकर के पूरा कैप्चर कर लिया, पूरी जर्मनी का राजा, डिक्टेटर बन के बैठ गया। उस कहानी को तो मतलब लाइक इट्स अ गूज बम्प्स दे देने वाली कहानी। सो ज्वाइन करे रहिएगा EduSwitch को, और हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसी स्टोरी को। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज ऑफ द 1923, दूसरी चौक से लिख देता हूं, 1923 में आया हाइपर इन्फ्लेशन। देखो क्या होता है, चाहे इतिहास हो चाहे आपकी प्रेजेंट लाइफ हो, कुछ चीजें जो होती है ना वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क करती है। तो जैसी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग होता है, जो राजा होता है वो रंक बन जाता है, और जो रंक होता है वो राजा बन जाता है। तो ऐसी कुछ कहानियां जो हैं वो आगे चलती रहती है। हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन की बात करें, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है इन विच द प्राइस ऑफ गुड्स राइजन अप। कंडीशन क्या थी, हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन थी जिसमें चीजों के दाम बड़े ही अनमाने ढंग से बढ़ जाते हैं। हम लोग एक चीज होती है रिसेशन भी बोलते हैं, जिसमें लोगों की जॉब चली जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। ये रिसेशन नहीं है, रिसेशन का भी बाप है। क्यों? क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन में चीजें बड़े भयंकर तरीके से आगे बढ़ती है। तो उसमें क्या था, जर्मनी गॉट मनी फॉर वॉर वाज बाय लोन, एंड लोन वाज रिपेइंग बाय गोल्ड, सो नो गोल्ड लेफ्ट। अब उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में जो अपना आयरन, जो अपना कोल, जो अपना रिसोर्स लैंड सब कुछ दिया, पैसा जो दिया वो तो दिया ही दिया, लेकिन जो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी वो भी पड़ोसी देशों से और दूसरे देशों से कर्ज लेकर के वो लड़ाई लड़ी थी, उसमें भी उनका पैसा था। अब क्या हुआ, तुम हारे हो चाहे जीते हो, क्या मतलब है भाई? ये तो वही बात हुई कि आप हमसे पैसा लगाया और आपने जाके गैम्बलिंग करी, आप गए कसीनो, आपने जाके खेला, अब आप हारो चाहे जीतो, आपने हमसे पैसा लिया, हमारा पैसा तो हमें वापस करो। यहां पर भी सिचुएशन वही चल रही है। व्हाट हैपेंड, जिनसे भी जर्मनी ने पैसा लिया था, वॉर लोन्स लिए थे, दे ऑल वर कंटिन्यूअसली आस्किंग टू गिव देम बैक देयर मनी, और इस वजह से जर्मनी को उनका जो पैसा था वो गोल्ड के रूप में दिया जाता है। गोल्ड की बात मैं कर रहा हूं, तो उन्हें गोल्ड के रूप में वो पैसा उन्हें वापस करना पड़ा। अब फ्रांस ऑक्यूपाइड रूअर मेन इंडस्ट्रियल एरिया टू टेक दिस गोल्ड। अब किसने किया, आप देखो लोन भी किससे लिया हुआ था। अब देखो फ्रांस ने क्या किया, जब वो लोन देने लगे तो लोन दे दिया भाई, फ्रांस ने ट्रीटी साइन करा ली। अब फ्रांस जो था वो वापस किस जगह पे आ गया, रूअर पे आ गया। रूअर भी एक जगह है, जैसे राइन लाइन एक जगह थी, ऐसे रूअर भी एक जगह है जहां पे उनका मेन इंडस्ट्रियल एरिया था, और उन्होंने वहां पर क्या किया, पहले में तो उन्होंने गोल्ड लिया, जो देश जिन्होंने उनको लोन दिया, दूसरे में फ्रांस ने उनके रूअर के ऊपर कैप्चर कर लिया। रूअर क्या था, उनका मेन इंडस्ट्रियल एरिया था फॉर टेकिंग दिस कोल, और यहां से वो क्या लेने लगा, उनका कोल उनसे वापस लेने लगा। अब देखो ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं।
अब नेचुरल रिसोर्सेज भी अगर आप कैप्चर कर लोगे, नेचुरल रिसोर्सेज भी अगर आप लेके आप चले जाओगे, तो जाहिर सी बात है वो देश कहां से तरक्की करेगा। तो यहां पर भी कंडीशन ऐसी ही हुई। इसके बाद जर्मनी ओवर प्रिंटेड देयर पेपर करेंसी सो देयर करेंसी मार्क फॉल डाउन बाय प्राइस। देखो क्या होता है, जो पैसा होता है ना वो एक लिमिट में छपता है हर एक देश में, है ना। जितना आपका फॉरेन एक्सचेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग, मैंने कहा तो पैसा तो अपने देश में छापना है, जितना ज्यादा पैसा मार्केट पे लेकर के आओगे उसकी वैल्यू भी तो उतनी ज्यादा गिरेगी। आपको उस पैसे की वैल्यू को बढ़ाना है, तो एक लिमिटेड अमाउंट में पैसा छपता है, वरना हर कोई पैसा छापेंगे, हर कोई फोटोकॉपी करके ले जा रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, इस चीज को कंपीट करें, क्योंकि पहले ऐसा कुछ था नहीं, कुछ देश जो थे उनके पास राजा थे, कुछ देश के पास डेमोक्रेसी बन रही थी, कोई नेशनलिज्म की कहानी लड़ रहा था, कोई अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लग रहा था, पूरे वर्ल्ड में यही सब हो रहा था। तो यहां पर क्या हुआ कि जर्मनी को लगा कि सबसे बेस्ट वे है कि अब वो अपने पैसों को छापना चालू करे। उसने क्या किया, अंधाधुंध अपने पैसों की छपाई स्टार्ट कर दी। अब पैसे जब छप रहे, जिसकी वजह से उनकी जो उस टाइम पे उनकी जो मनी था उसका नाम था मार्क बोला जाता है, ठीक है। अब इस मार्क की जो वैल्यू थी वो नीचे गिरने लगी। अब देखिए मार्क वैल्यू इतनी नीचे गिरने लगी। अब आप यहाँ पे वो डेटा देखिएगा किस लेवल पे मार्क की वैल्यू गिरी, ठीक है। पता होगा आजकल एक डॉलर की कॉस्ट कितनी है, 72 रुपीज। अगर हम देखें तो $1 कॉस्ट ₹72 रुपीज, है ना, इतनी है, ठीक है। तो अभी भी आप देख रहे हो कि उसकी कॉस्ट ज्यादा ही है वहां पे। अगर हम लोग अपने रुपए की कॉस्ट जो है उसको बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, वही रुपीस कम हो जाएगी। पहले की बात करें तो पहले को 67-66 रुपीज पहले बढ़ता था, और अब जैसे जैसे महंगाई हो रही है वैसे उसकी वैल्यू जो है वो भी बढ़ गई। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं इसकी मार्क की, तो क्या हुआ, $1 was equals to 24,000 मार्क्स। ध्यान रखिएगा, ये हम डॉलर्स में बात करें, डॉलर्स और मार्क्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। ये कब थी, अप्रैल की बात है। अप्रैल में $1 की कीमत थी 24,000 मार्क्स। वहीं आगे बढ़ते ही जुलाई में $1 की कीमत जो थी वो बढ़ करके हो गई थी 35,000, सॉरी it was around 35,000 कितना, like 3,53,000 कॉस्ट हो गई जाकर के उनकी, इतनी बढ़ गई। 353,000 अगर देखें तो वो बढ़ गई। $1 की कॉस्ट जो थी वो कितनी हो गई, 3,53,000 उसकी कॉस्ट हो गई। अब आगे चलते हैं, दैट इज $1 की कॉस्ट इन द मंथ ऑफ, ये हम लोगों ने बात की अप्रैल के बाद, ये हम लोगों ने बात करी किसकी, जुलाई की। अब नेक्स्ट उसके बाद जो बात करते हैं कि $1 की कॉस्ट जो थी वो बढ़ के चली गई, और उसके बाद एट द एंड यानी दिसंबर तक $1 की जो कॉस्ट थी वो बढ़ करके 10 करोड़ पहुंच गई। $1 इतने मार्क्स जो थी वो पहुंच गए। ये मार्क्स की बात हम लोग कर रहे थे। तो जर्मनी ने इतना अंधाधुंध पैसा छापा कि उस एक साल में जो थी उनकी मार्क्स की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई, यानी कि एक लोफ ऑफ ब्रेड लेने जाने के लिए भी उन्हें एक बैलगाड़ी भर करके पैसा ले जाना पड़ता है। सो दैट वाज द सिचुएशन, और इसी सिचुएशन को हम लोगों ने नाम क्या दिया हुआ है, हाइपर इन्फ्लेशन का नाम दिया। दैट वाज द सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। The next one, that is the USA come to help Germany for crisis for they use down plan. अब क्या हुआ, ठीक है, उसने देखा कि भाई जर्मनी के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जर्मनी अपनी प्रॉब्लम को देख रहा है, सॉर्ट आउट कर रहा है, तो कुछ ज्यादा ही हार्श ट्रीटी हो गई। तो उसने एक सिंपैथेटिक वे में वो सामने आया और उसने जर्मनी की मदद करने की सोची। अब जर्मनी की मदद करने के लिए क्या सोचा, तो उसने कहा कि मैं इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग जर्मनी पे। इन्वेस्टमेंट जब करेंगे या वहां पे, तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रोथ करेगा तो यूएस को भी फायदा होगा और दूसरी चीज जर्मनी को भी ग्रोथ होगी। तो एक हेल्प करने की उसने वहां पर बात कही। दैट वाज द हेल्प, एंड इस हेल्प की वजह से उन्हें जर्मनी को लगा कि जर्मनी धीरे धीरे अब ग्रो कर लेगी, और जर्मनी ने ग्रो करना भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन 1921 में क्या हुआ, द ग्रेट डिप्रेशन इन यूएसए अफेक्टेड द जर्मनी। अब क्या हो गया, अब ये किसकी हम बात करें, ये हम बात करें 1921। हाइपर इन्फ्लेशन तो आ ही रहा था,
अब इसके बाद यूएसए ने जब सोचा कि अब यूएसए उनकी बातें, जब यूएसए ने ये सोचा कि हम धीरे धीरे इनको ट्रीट करेंगे, इनकी हेल्प करेंगे, तो उन्होंने वहां पर अपने इन्वेस्टमेंट्स करने स्टार्ट किए। और इन्वेस्टमेंट करने के साथ ही उन्होंने क्या देखा कि यूएसए की जो स्टॉक मार्केट थी वो क्रैश हो गई। अब स्टॉक मार्केट क्रैश मतलब आपने जितना पैसा वहां पे जितने शेयर्स लगाए हैं वो सबके दाम नीचे आ गए, तो सब लोग अपना अपना पैसा उससे निकालने लगे। तो क्या हो गया, अब यूएसए ही क्राइसिस पर आ गया। अब यूएसए की स्टॉक मार्केट जो थी वो नीचे आ गई, जिसकी वजह से उन्होंने जर्मनी को जो हेल्पिंग हैंड दिया था वो क्या किया, उन्होंने वापस ले लिया। तो समझिए क्या हुआ, जर्मनी ऑलरेडी क्राइसिस से बीत रहा था, यूएसए ने उनको एक सिंपैथेटिक वे में उनके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए, कुछ अपने प्लान्स वहां पर लॉन्च किए, लेकिन यूएसए के खुद के ऊपर ग्रेट डिप्रेशन आ गया। उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो गिर गई, पूरी स्टॉक मार्केट उनकी गिर गई, जिसके बाद उन्होंने अपना हेल्पिंग हैंड भी जर्मनी से क्या कर लिया, वापस ले लिया। All the industries in Germany were running on the loan that was given by USA. Loans were taken back. ये मैं NCERT से पढ़ रहा हूँ, so we can connect it with it. So NCERT में लिखा है कि all industries of Germany was running on the loan that was given by USA. Loans were taken back when Wall Street Exchange मतलब the biggest स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो वॉल स्ट्रीट है यूएस की, वो क्या हो गई, वो नीचे आ गई, was crashed in USA and people over there sold all their shares। और उन्होंने क्या किया, अपने सारे के सारे शेयर्स उन लोगों ने बेचने स्टार्ट कर दिए, टाइम पे बेच दें और नीचे आ गया तो जो पैसा मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन हो गई। ओनली इन वन डे 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड, और केवल एक दिन में 13 मिलियन शेयर्स जो थे उनको बेच दिया गया। So that was the condition। और 24 अक्टूबर and from where the great economic depression was started, वो 24 अक्टूबर से वहां पे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो था वो स्टार्ट हो गई। तो क्या हुआ कि जर्मनी इधर ग्रोथ करता, लेकिन यूएसए के हेल्प से ग्रोथ करता, लेकिन हुआ क्या, वापस वही चीज हुई, उन्होंने अपना हाथ वापस ले लिया कि भाई हम पहले अपना स्टॉक एक्सचेंज हमारे गिरा, हम पहले उसको बचाएं, पहले अपने देश को बचाएं, तब हम दूसरे की मदद करें। तो दोबारा से ये हो गया। अब इफेक्ट्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, क्या था इफेक्ट ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ जर्मनी का, दैट वाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्रॉप बाय 40%। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो 40% नीचे गिर गया। पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, वर्क फॉर वेरी लेस वेजेस। आप समझ लो ये सिचुएशन आ गई थी जर्मनी में कि वो लोग अपने यहाँ पे ना तख्ती लेकर के घूमते थे, एक बैनर लेकर के घूमते थे जहां पे उसमें लिखा होता था willing to do any work। वो ये लेकर के घूमते थे, अपनी एक स्लेट जिसको हम कहते हैं स्लेट को अपने चेस्ट के ऊपर लगा करके घूमते थे, जिसमें लिखा होता था कि कोई भी काम दे दीजिए हम वो काम करने के लिए तैयार है। इकोनॉमिक डिप्रेशन उस लेवल का आ चुका था वहां पर। नाउ क्राइम इंक्रीज हो चुका था, भाई जाहिर सी बात है जब पैसा है नहीं, लोगों के भुखमरी के चांसेस आ रहे हैं, एक लोग ब्रेड भरने के लिए उन्हें इतना ज्यादा पैसा लेके जाना पड़ता है, तो एक दूसरे को लूटना और मारना तो स्टार्ट ही जाएगा। लूटमार स्टार्ट हो गई थी वहां पे। वैल्यू ऑफ देयर सेविंग्स डिक्रीज, ड्रॉप द वैल्यू ऑफ द करेंसी, सब कुछ वैल्यू ऑफ करेंसी जो उनकी सेविंग्स थी सब कुछ नीचे गिर रही थी। स्मॉल बिजनेसमैन, रिटेलर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड have shut down their business, they came into the category of working men। यानी कि जिनके अपने खुद के बिजनेस थे, जो अपने खुद की चीजें जो भी स्टार्ट करी थी, वो सब कुछ शटर डाउन हो गई थी और अब उनके पास कुछ भी काम नहीं रह गया था, वो एक सर्विस मैन, एक लेबर बन गए थे। एंड प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स फॉलन टू, और जो उनके क्रॉप्स के जो प्राइसेस थे वो भी नीचे आ गए थे। तो दिस वाज द कंडीशन। तो Weimar गवर्नमेंट became unstable and whenever democracy became unstable, ध्यान रखना, अब सिचुएशन समझो, ये क्या थी, ये बैकग्राउंड था कैसे डिक्टेटरशिप आई। सोचो डेमोक्रेसी बन चुकी थी और डेमोक्रेसी हट करके वहां पे डिक्टेटरशिप आई। समझ में आया? हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ कॉलोनाइजेशन था। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले यहाँ पे क्या थे, किंगडम्स थे, जर्मनी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले किंगडम्स थे, किंगडम्स के बाद वहां पर क्या आई, वहां पे डेमोक्रेसी आई, और डेमोक्रेसी के बाद डेमोक्रेसी हट करके वहां पे क्या है, वहां पे आ गया डिक्टेटरशिप। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में भी पहले क्या थे, किंगडम्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल द किंगडम्स वर देयर। व्हेन द किंगडम्स washed off, colonization occurs। colonization means the capture of Britishers of any other country into our country। And the third one was, again हमारे यहाँ क्या आ गई, डेमोक्रेसी आ गई।
So we started with the same thing, but somehow we understood with this condition कि, और क्या कंडीशन है, जब भी कभी डेमोक्रेसी अनस्टेबल होगी, क्योंकि भाई वीएमआर रिपब्लिक ने ऐसी ट्रीटी साइन कर दी कि पूरा का पूरा देश जो है वो क्या हो गया, बिल्कुल गर्त में चला गया। तो ऐसी सिचुएशन में तो बड़े ही मुश्किल है कि वहां पे, अब यहाँ पे अपने देश में क्या है, अपने देश में डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, फेडरलिज्म स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप आने के चांसेस बहुत कम है। क्या रीजन है, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, क्या रीजन है कि हमारे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी वर्ल्ड की बेस्ट डेमोक्रेसी है? क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी में कोई वीएमआर रिपब्लिक नहीं है, कोई एक पार्टी नहीं है, कोई प्रधानमंत्री नहीं जो सबसे ज्यादा पावर लिए बैठा हो। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा पावर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास है, और कोई भी नीचे आता है कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी लोग आते हैं चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आते हैं। तो किसी की भी जो लेवल है किसी का भी, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। एंड व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ओवर देयर, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, दे हैव टू फॉलो बाय एनी मींस, वो सबके ऊपर लागू होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं वी हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट डेमोक्रेसी, बिकॉज हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं है। द सेकंड थिंग दैट कम्स फॉरवर्ड, जो सेकंड चीज आती है उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वो लिखा हुआ है कि जैसे ही डेमोक्रेसी वीकन अप होती है, सबसे बड़ा चांस होता है वहां पे किसका, डिक्टेटरशिप का। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और वहां पे डिक्टेटरशिप आ जाती है। क्या होता है, पीपल लॉस्ट देयर ट्रस्ट ऑन डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट के ऊपर से उनका ट्रस्ट चला गया, दे वर अनएबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ हिटलर। और यहीं पे बिगिनिंग किसकी होती है, हिटलर की। चलो आ जाओ, अब यहां तक की कहानी मुझे लग रहा था शायद थोड़ी सी ड्रॉबैक जा रही है, थोड़ी सी बोरिंग हो रही थी, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक और सब क्राइसिस की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ हिटलर, क्योंकि अब क्या हो चुका है हम देख चुके हैं, जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी की पूरी उसकी जो लेवल था वो नीचे आ चुका है, पूरी पूरी क्राइसिस हो चुकी है वहां पे। अब हम लोग बात करते हैं हिटलर की। हिटलर महाराज की बात करते हैं, क्या थी। सबसे पहले हिटलर जो थे उनका जन्म कैसा हुआ। ही वॉज बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था 1889 में, और ही स्पेंड हिज होल लाइफ इन पॉवर्टी, भयंकर पॉवर्टी में, बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। एक छोटा सा इंसान ऑस्ट्रिया के अंदर जो बहुत ही ज्यादा गरीबी में उसने अपना पूरा बचपन का था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने अपने आप को आर्मी के अंदर भर्ती करा लिया। देखो ग्रोथ कैसे हो रही है, आर्मी के अंदर हिटलर ने अपने आप को भर्ती करा लिया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी वो लड़ा था। और कैसे लड़ा था, एक आर्मी मैन की हैसियत से उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पार्टिसिपेट के बाद उसने, क्योंकि दिमाग में एक पावर, एक स्ट्रेंथ कुछ इंसान ले करके जन्मते हैं, तो जो क्वालिटीज थी, हम सबसे पहले पॉजिटिविटी की बात करें, क्वालिटीज की बात करें हिटलर की, दैट वर पॉजिटिविटी की बात करें तो उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी थी जो हमें हिटलर से सीखनी चाहिए। नॉट डिक्टेटरशिप, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव थिंग दैट हिटलर हैड, दैट इज द लीडरशिप क्वालिटी। इफ यू हैव अ लीडरशिप क्वालिटी इन योरसेल्फ, then you can definitely lead a team that can reach to the goals that has been set by the whole team, and that makes a team work। और हिटलर ने भी दूसरी चीज जो सामने लेकर के आया वो क्या था, टीम वर्क लेकर के आया साथ में। तो लीडरशिप, टीम वर्क, ये चीजें थी। तीसरी चीज जो आती है वो ये होती है कि अगर आप एक अच्छे स्पीकर हैं तो आप अपने बेहतरीन थॉट्स को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो तीसरी जो बेहतरीन क्वालिटी थी वो थी क्या, ही वॉज अ ग्रेट स्पीकर। ऐसा स्पीकर था कि जब वो बोलता था तो लोग हिप्नोटाइज्ड हो जाते थे। हिप्नोटाइज्ड का मतलब समझते हैं कि दे आर लाइक कंप्लीटली कैप्चर्ड विद हिज थॉट्स, और इस तरीके से वो उसके साथ बिल्कुल इसके बंध जाते थे कि नहीं ये जो कह रहा है वो सबसे सही है और हम इसी को फॉलो अप करें। तो ये क्वालिटीज थी हिटलर की। तो इन क्वालिटीज की वजह से क्या होता है कि हम देख सकते हैं कि हिटलर जो था वो रिच ही रिच होता जा रहा है। रिच रिच का मतलब क्या था कि द हिटलर वाज कंप्लीटली गोइंग ऑन द टॉप, ऑन द टॉप, ऑन द टॉप। और इस तरीके से उसकी लोकप्रियता उस देश के अंदर क्या हो रही थी, बढ़ती चली जा रही थी। ठीक है, तो इस हिटलर की कहानी से आगे की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और यहां पर जो हमने अभी तक देखा है उसमें आपको हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए।
प्लीज वो क्वेश्चन जरूर करके आइएगा, ताकि आपको एलीट पावर क्या है, एक्सेस पावर्स क्या है, सेंट्रल पावर्स क्या है, जर्मनी कहां पर सिचुएटेड है, उसके नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, कब से कब तक वर्ल्ड वॉर चला था, ये सब कुछ आगे हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हिटलर की कहानी के साथ, कैसे हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री करी, कैसे उसने पूरे देश को एक साथ बांध करके चला, कैसे उसका डाउनफॉल हुआ, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने कंटिन्यू करेंगे। आई एम वेरी क्यूरियस फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर एज वेल एंड होप टू गेट यू सून एज पॉसिबल। फाइन, सो विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन keep reading this chapter. It's an amazing chapter. Once you read it out, you will see कि पूरी की पूरी कहानी आपकी imagination में चल रही है, and you will really find it very interesting. Thank you everyone. Keep joining EduSwitch. Those who are not subscribed, subscribe it. And also tell your friends, share it with your friends so that they can also join us, and we will make a great work over here. We will discuss it out, we'll do some questions, we'll do some stories, and it will make very interesting. The most boring subject according to the people, that's history. So we are going to make it more interesting.